गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, तो जैसा कि हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इज अ चेंज इन विच वन और मोर सबस्टांस or reactant react to form a new substance with entirely different properties. So chemical reactions के अंदर क्या होता है, कोई भी reactant को हम लेते हैं, ठीक है, किसे लेते हैं? कोई भी reactant को लेते हैं जो कि react करके एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि एक नए सबस्टांस को बनाता है। और ये जो नया सबस्टांस होता है इसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है प्रीवियस वन से, मतलब कि इसके रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा, रीज़न क्या है इसको बनने का? जब हम रिएक्टेंट लेते हैं ना, तो सपोज जैसे ए बी कोई रिएक्टेंट है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, राइट, ए बी के बीच में क्या है? ए बी के बीच में कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड से ए बी जुड़ा हुआ है। और इधर हमने सी डी लिया, इसके बीच में भी कोई बॉन्ड है, सी डी के बीच में भी कोई बॉन्ड है। ठीक है, जब हमने क्या किया, जब रिएक्शन करवाया तो ए बी के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया बॉन्ड का। क्या हुआ? ए बी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, सी डी के बीच में भी जो बॉन्ड था वो टूट गया, और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि इस नया कंपाउंड का नाम है मेरा ए सी और बी डी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से ही नए चीज़ों का फॉर्मेशन आपको दिखता है। मीन्स ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूटता है और नया बॉन्ड नए चीज़ों के बीच में बनता है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन का रीज़न क्या है? ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, राइट। सो रिएक्टिंग स्पीसीज, जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्शन से पहले जिन चीज़ों को हम लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे एक कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे सपोज आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या लेते हो? जैसे चाय पत्ती लिया, चीनी लिया, दूध लिया, पानी लिया, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द रिएक्टेंट, है ना। और जब आप चाय बनाते हो तो फाइनल प्रोडक्ट आपका चाय है। ठीक है, तो जो चाय बना आपका वो जो है, हमने रिएक्टेंट को लिया, उसको मिक्स किया, है ना, उसको थोड़ा हीट दिया और फाइनल प्रोडक्ट आपका चाय बना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, और आपने चाय बनने के पहले जिन चीज़ों को लिया था वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट मीन्स जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है जो प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम लिया हुआ है और वाटर लिया है ना। सोडियम को हमने वाटर के साथ ऐड किया, जैसे ही हम सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्शन के पहले जो हमने सोडियम को वाटर में डाला, तो सोडियम और वाटर जो है रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट जैसे सोडियम को जैसे हम डालते हैं तो रिएक्शन हुआ, सोडियम मतलब फ्लोट करते रहता है और एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, थोड़ा उसमें कुछ गैसेस रिलीज होता है, तो उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH है। जो पानी जो आपको बच गया ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बेस है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। दीज ऑल आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रिएक्टेंट चाहिए। ठीक है, नाउ जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है? तो जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखोगे? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, यानी कि शॉर्ट हैंड जो होता है ना, मीन्स एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के फॉर्म में आप शो करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, उस शॉर्ट हैंड को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। टाइम बचाने के लिए भी आप कह सकते हो कि हमेशा हम एक सिंबल का यूज़ कर लेते हैं कि भाई ये केमिकल, जैसे कार्बन,
हाइड्रोजन कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सपोज रिएक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा ना लिख के हम कार्बन के लिए सिर्फ सी का यूज़ कर लें, है ना। सिंबल कार्बन का सी होता है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, और दोनों मिलके CO2 बना लिया, राइट। सो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन कैन बी रिटन इन टू फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हो, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हो। को वर्ड के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हो, बट जो ज़्यादातर आपको केमिकल इक्वेशन जो मिलेगा वो सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलता है, राइट। और कई बार आपके वर्ड के फॉर्म में दे दिया जाएगा एग्जाम में और बोला जाएगा कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करो, ओके। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन ना। अब आगे जाने से पहले हम थोड़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, आप अपने छोटे क्लास में, प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लासेस में बहुत सारा पढ़े हो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज का मतलब उसके फिजिक में, उसके आउटर अपीयरेंस में जब कोई चेंज हो जाता है। सपोज आपके पास एक पेपर है और पेपर को आपने टीयर कर दिया, है ना, कुछ नया चीज़ बना के आपके पास नहीं, है ना, पुराना ही है सब कुछ, सिर्फ उसका लुक चेंज हो गया है। पहले वो एक बड़े साइज का पेपर था, अब वो छोटा छोटा पीसेस में हो गया है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना, कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। और ज़्यादातर फिजिकल चेंज, जरूरी नहीं कि सारे फिजिकल चेंज टेम्पररी हो। जैसे पेपर को आपने टीयर कर दिया तो ये टेम्पररी तो नहीं है, ये परमानेंट हो गया। ऐसा तो नहीं कि पेपर को आप टीयर करके रख दोगे और फिर वो जुड़ जाएगा अपने आप। लेकिन सपोज आपके पास आइस है ना, बर्फ जम चुका है, आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो फिर से पानी बन जाएगा, पानी को फ्रीज में रख दोगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। और ये कैसा चेंज है, टेम्पोररी चेंज है, क्योंकि बर्फ को आप रखोगे थोड़ी देर के बाद पानी बन जाएगा, पानी को फ्रीज में रखोगे थोड़ी देर के बाद बर्फ बन जाएगा। तो टेम्पररी चेंज है, परमानेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ भी नया चीज नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज में पेपर को जैसे आपने टीयर किया, पेपर फट गया, कुछ नया चीज बना क्या, नहीं। पानी को आपने फ्रीज में रखा, बर्फ बना, लेकिन उसका प्रॉपर्टी तो कुछ नया नहीं है। जो पानी का प्रॉपर्टी है वो उसका है, ठीक है। देयर इज अ चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है। और ये चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ये चेंज को रिवर्स किया जा सकता है ना। सिंपल फिजिकल मेथड से उसको पहले के फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो फिजिकल चेंज ये होते हैं। और केमिकल चेंज के बारे में अभी हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो आपको पता है केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों। तो केमिकल चेंज में जैसा कि आप देखिए कि फिजिकल चेंज में कोई भी नए चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसी पेपर को लेके जिसे आपने टीयर किया था, उस पेपर को आप क्या करो, जला दो। जलाने के बाद क्या होगा, क्या पेपर पहले जैसा है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पेपर कुछ नया बनाता है, यस, पेपर नया बनाता है। क्या बनाता है पेपर जलने के बाद, ऐश के फॉर्म में राख बनाएगा, है ना। जलेगा तो राख बनेगा। अब आप एक पेपर ले लो और राख ले लो, क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऐश, राख से तो बिल्कुल अलग है ना पेपर, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है ना। तो केमिकल चेंज में जो है एक नया सबस्टांस बनता है, ठीक है। न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड, जो पेपर से ऐश बन गया। केमिकल चेंज जो परमानेंट चेंज होता है, पेपर से आपने राख बना दिया और मैं आपको बोलूं कि चलो मुझे फिर से पेपर बना के दिखाओ, तो क्या आप बना के दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट चेंज, कैन नॉट बी रिवर्स। परमानेंट है तो आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते ना। जैसे आप एक बार सीधी डायरेक्शन में पेपर से आपने जला के, पेपर को जला के राख बना दिया, तो राख को फिर से आप पेपर थोड़े ना, चलो राख को जोड़ के भाई पेपर बना लेते, ऐसा थोड़े ना कर सकते हो, नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं जा सकते हम, ठीक है। एनर्जीज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, और केमिकल चेंज करवाने के लिए या तो एनर्जी रिलीज होगा, जैसे आपने पेपर को जलाया तो एनर्जी रिलीज हुआ, या तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होता है केमिकल चेंज के समय, ठीक है। इन्वॉल्व केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता हुआ आपको दिखे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
जहाँ कहीं भी आपको केमिकल चेंज होता हुआ दिखे, इसका मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आते हैं हम बैलेंस कुछ केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो इक्वेशंस होते हैं ना बच्चों, अभी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस होते हैं और कुछ अनबैलेंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा होता है और अनबैलेंस कैसा होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितना जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे सपोज आपने कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है इधर जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ये क्या है RHS राइट हैंड साइड, और ये क्या है LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप रिएक्टेंट को लिखते हो और राइट हैंड साइड की तरफ आप हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हो, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी, जैसे आप सपोज यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, क्या है यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन कितना है 1 है, और प्रोडक्ट के साइड में भी कार्बन कितना है 1 है ना। रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन कितना है बच्चों 2 है, और इस साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी ओवरऑल 3, और प्रोडक्ट में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी 3। तो हमें अलग अलग करके काउंट करना है, रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं हम अलग अलग करके काउंट करेंगे, और फिर प्रोडक्ट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हम अलग अलग करके काउंट करेंगे। समझ आया बात, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, जितने रिएक्टेंट साइड में, जैसे आपने देखा कि रिएक्टेंट में कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन के 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है बच्चों, ये सुनो, बैलेंस क्या शो करता है, बैलेंस का इम्पॉर्टेंस क्या है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था क्लास 9 में, याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। ना तो मास को बना सकते हैं, ना तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दुनिया में जितना भी मास है ना वो कांस्टेंट है। तो आप एक एग्जांपल से समझो कि जैसे सपोज मेरे पास कुछ पेपर है और मैंने उसे बर्न किया, जलाने के पहले पेपर का मास मेरे पास मान लो 100 ग्राम था, तो उसको जलाने के बाद जब मैं ऐश का जो राख आता है ना उसका मास मैं देखती हूँ कि अरे ये तो सिर्फ 5 ग्राम 10 ग्राम ही बचा है। कितना बचा है, 10 ग्राम बचा है। जलाने के पहले पेपर मेरे पास 100 ग्राम था, राख मेरे पास 10 ग्राम था, यानी कि बाकी का 90 ग्राम कहाँ गया, है ना। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ऑफ मास को फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमें इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है, क्योंकि उसके अनुसार जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बाकी का मास कहाँ गया, तो बच्चों बाकी का मास जो है ना वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चला गया। तुम्हारा जो धुआं धुआं बन के उड़ गया ना, बाकी का मास धुआं धुआं बन के उड़ गया, तो आप वो सारा जो उसका फ्यूम्स निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, उसको आप कलेक्ट करोगे, उसके हीट एनर्जी को आप कलेक्ट करोगे, और जो ऐश बचा उसे आप कलेक्ट करोगे, और तब आप देखोगे कि ये सारा मिला करके आपको 100 ग्राम मिलेगा, है ना। तो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के पीछे हमारा कारण क्या है कि मास जो है हमेशा कंजर्व रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए कोई भी रिएक्शन लिखने के बाद हम उसे बैलेंस करेंगे, राइट। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के बराबर होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बिल्कुल उल्टा कर दो आप बैलेंस का। बैलेंस में रिएक्टेंट का नंबर प्रोडक्ट के नंबर के बराबर होगा, इधर में रिएक्टेंट के नंबर प्रोडक्ट के नंबर के बराबर नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम 1, तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 1 है,
ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में देखो ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो बैलेंस कहाँ हुआ, देख रहे हो इधर ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। तो आपको इसी को बैलेंस करना होगा, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर नॉट इक्वल। बोथ द साइड मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। और ऐसे इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। हम किसी भी इस तरह के बैलेंस करने के पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। वेट, ये पिक्चर आपको बताएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो पिक्चर है, यहाँ पे ये पिक्चर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को शो कर रहा है। देखो हमारे पास एक बीम बैलेंस टाइप है ना, समथिंग, है ना। और ये रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना रहा है ना। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखो जितना हाइड्रोजन है उतना क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में है और जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है। ये बीम बैलेंस के ऊपर हमने इधर 2 हाइड्रोजन रखा, 2 क्लोरीन रखा, इस साइड में भी हमने 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन रखा और ये हमारा बिल्कुल बैलेंस था, ठीक है। ये बीम बैलेंस एकदम बैलेंस है। लेकिन अब अनबैलेंस के केस में देखो, अनबैलेंस के केस में देखो, इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। और देखो आपका जो बीम बैलेंस है बिल्कुल अनबैलेंस हो गया है, इधर वेट ज़्यादा हो गया और इधर कम हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस। तो बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, ठीक है। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमारा इक्वेशन फॉलो करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग हम देखेंगे। स्टेप्स क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करने के लिए आपको स्केलेटल इक्वेशन को लिख लेना है। जो भी अनबैलेंस इक्वेशन है ना उसे आप लिख लेना है, उसको बॉक्स के अंदर जो है रख लेना है। लिखने के बाद जो यहाँ जहाँ बॉक्स है उसके अंदर उसको हम डाल देंगे। काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। तो जो भी, जैसे कि आप यहाँ देखें H2 प्लस Cl2, ठीक है, क्या बनाया HCl। तो आप यहाँ पे पहले इस इक्वेशन लिख लोगे, ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको जो बॉक्स है उसके अंदर इनक्लोज कर लेंगे। इसके बाद ये LHS है, LHS में आप देखो हाइड्रोजन कितना है 2, तो आप लिख लोगे हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितना है 2, तो लिख लोगे क्लोरीन 2। और RHS में हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। तो इतना तो पहले आपको करना है। सबको स्केलेटल इक्वेशन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लेना है। देन आप क्या करोगे, काउंट करने के बाद सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे HCl के केस में हमने देखा सबसे बड़ा 2 था, तो सबसे बड़ा नंबर आपको उसमें से चूज करना है और बड़े नंबर से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। बाय विच मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो रूल मैं आपको मैथमेटिक्स की तरह बता दूंगी और वो फॉर्मूला पुट करके आपको बन जाएगा। बस हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव इक्वेशन मीन्स आपको इक्वेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। सपोज आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो, जैसे H2 प्लस Cl2 HCl देता है। अब H2 किस फॉर्म में है, Cl2 किस फॉर्म में है, HCl किस फॉर्म में मिला है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिला है कि लिक्विड के फॉर्म में मिला है कि एक्वस है कि गैसियस फॉर्म में है। ये इक्वेशन को आपको ज़्यादा यदि इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, सॉलिड के लिए जैसे कोई भी चीज़ यदि सॉलिड है तो इक्वेशन में हम शो करेंगे S लिख देंगे, लिक्विड के लिए हम L लिख देते हैं, यदि गैसेस है तो G लिखते हैं या फिर A वाला साइन शो करते हैं। जैसे सपोज कहीं से H2 गैस निकल रहा है तो H2 के बगल में इस तरह का हम साइन जो है वो शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है या ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। वाटर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो वाटर के लिए AQ लिख देते हैं ब्रैकेट में। प्रेसिपिटेशन के लिए हम ये वाला साइन, कहीं पे भी कोई प्रेसिपिटेट कर रहा है मतलब नीचे जम जा रहा है रेसिड्यू के फॉर्म में, तो डाउनवर्ड
सिंबल इसका दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। रिएक्शन कंडीशन सच है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट, यदि आप कुछ देते हो ना तो आपको जो ये आपके जो रिएक्शन के लिए आप ये वाला लाइन बनाते हो ना, इस तरीके से शो करते हो कि रिएक्शन हो रहा है, तो इसके ऊपर कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, कितना प्रेशर आप दे रहे हो, क्या कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हो, ये सारा कुछ आप लिखोगे। इससे आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाता है। मीन्स सारा कुछ आपके रिएक्शंस के बारे में पता चल जाता है। आप सिंपल ऐसे रिएक्शन लिख दोगे तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। सो रिएक्शन लिखने के पहले उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वाटर सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में है, कितना टेम्परेचर दिया, कितना प्रेशर दिया, कौन सी गैसेस रिलीज हुई, किसका प्रेसिपिटेट हुआ, सबके लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म को यूज़ करते हैं, राइट। यदि हीट आपने दिया है तो उसके लिए आप ट्रायंगल, इस तरीके से ट्रायंगल बनाओगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ट्रायंगल बना के आप शो करोगे कि हमने हीट दिया है। ओके, सो इस तरीके से आप अपने जो इक्वेशन को है बहुत इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। तो आप केमिकल रिएक्शंस कितने हैं, सो आप देखो, अब एक एक करके हमें सारे केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है। सो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से पता है, कोई भी चीज़ को कंबाइन करना होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा नाम से, बस सिंपल इंग्लिश वर्ड है। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना, है ना, यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को रिप्लेस कर दे रहे हैं उसकी जगह से, है ना। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, अपने दोस्त को बोलते हो जरा हटो मुझे बैठने दो, है ना, उसको हटा करके आपने रिप्लेस कर दिया, उसकी सीट को ले लिया। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। जैसे आप कहीं बैठे हो, आपका दोस्त आकर के आपको उठाता है ना, बोलता है कि मुझे यहाँ बैठना है, तो आपकी सीट पे बैठता है, आप जाके उसकी सीट पे बैठ जाते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ जम जाना रेसिड्यू के फॉर्म में। जब रिएक्शन करवाओगे आप ना, तो टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे कि कुछ भी नीचे जम गया है रेसिड्यू के फॉर्म में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो साल्ट बन जाता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, न्यूट्रल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। And last is redox reaction. That is redox reaction means reduction or oxidation reduction. Oxidation reaction. Reduction and oxidation reaction. ठीक है. So these all are the kind of reaction जो आपको एक एक करके पढ़ना है. So इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.